सर्कुलेशन ही क्यों बोला जा रहा है? सर्कुलेशन में सर्कल वर्ड आ रहा है, बराबर, साइकिल वर्ड आ रहा है, बराबर, साइक्लिक फॉर्म या सर्कुलर फॉर्म। इसका मतलब होता है कि ये रिपीट 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 घूमता रहना, सर्कल से यही मतलब निकल आता है ना। तो हमारे बॉडी में भी खून जो है बेटा वो कंप्लीटली घूमता रहता है, पूरे बॉडी में हमारे इट इज कंप्लीटली ट्रैवलिंग, ओके, इन अ साइक्लिक फॉर्म रिपीटेडली। और दूसरी चीज, इसके लिए भी हमारे पास बॉडी में दो तरह की पाइपलाइन बिछी हुई है, एक है आर्टरी, दूसरी है वेन। बोलो क्या है आर्टरी और वेन, ठीक है। किस किस को हार्ट मालूम है? किस किस को हार्ट मालूम है? हार्ट, हार्ट किस किस को मालूम है? ताजुब है, मुझे कुछ बच्चों को नहीं पता। पता है तो सीधा हाथ ऊपर करो, पूरा हाथ ऊपर करो। आधा पता है क्या आपको? हार्ट तो हार्ट होता है ना भाई। किसने हार्ट पहली बार सुना है क्या यहाँ पे? ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई भी होगा जिसने हार्ट पहली बार सुना होगा। सबको हार्ट तो पता ही है ना। बच्चे को बोला हार्ट बोलते बोलता है हर्ट, टेक योर हेड्स डाउन। तो मैंने बोला भाई हर्ट बोल के मुझे हर्ट मत कर, इट इज़ हार्ट। इट इज़ व्हाट? हार्ट को हार्ट ही बोलना है। हर्ट बोला तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा। हर्ट ना करिए मुझे, ठीक है। इट इज़ हार्ट, स्पेलिंग है HEART। सर आप स्पेलिंग बता रहे हो? HEART, हार्ट। आती है मेरे को कुछ कुछ स्पेलिंग, बराबर। और हार्ट हमारे बॉडी का है पंप। बोलो क्या है? पंप। जितना भी खून हमारे बॉडी में है उसको कंटिन्यूअसली पंप करते रहने का काम ये हार्ट करेगा, ठीक है। अब बच्चा पूछता है सर हमको पंप करना ही क्यों है? ऐसे ही खून डाल देते बॉडी में, भर देते बॉडी में, थैला है अपनी बॉडी, भर दिया उसके अंदर। हमने कुछ लेक्चर पहले डिस्कस किया था कि हमारे बॉडी के हर एक सेल तक खून पहुंचता है, बराबर। विश्वास नहीं है? ऐसे क्या है, एक पिन लो, पिन पता है, निडल, सुई साफ होनी चाहिए, स्टराइल होनी चाहिए, कहीं पे भी लगा दो। अब घर पे जाके डिस्क्लेमर दे दूं क्या मेरे पे? घर पे जाके कोई बच्चा इसको परफॉर्म ना करे, ऋषिकेश सर इसके जवाबदार नहीं। मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सुई ले लो भाई और बॉडी पे कहीं पे भी लगा दो, खून निकलेगा। इधर लगा लो, खून निकलेगा। इधर लगा दो, इधर लगा लो, पैर को, इधर पेट को, पीठ को, नीचे पाँव को लगा लो। बॉडी पे कहीं पे भी निडल लगाओ, खून निकलेगा। पक्की बात है, ऐसी कोई जगह जहां पे खून नहीं निकलेगा? नाखून छोड़ के बताओ, होशियार बच्चे मेरे को मालूम है। नाखून के नीचे भी तो है, नाखून टूट जाता है, खून निकलता है। ऐसी कोई जगह जहां पे आपने निडल लगाई और खून नहीं निकला? सोच के बताओ, है क्या? वहां पे भी निकलेगा, निकलेगा, निकलेगा। ला रे सुई, बोनी पार्ट छोड़ के बेटा, हम बॉडी की बात कर रही है ऐसी कोई जगह नहीं है भाई। दांत, नाखून, बाल मत बताना, इतने पागल हो क्या आप? बॉडी की बात कर रहे हैं? हाँ? नहीं ना। क्या हमारे बॉडी पे, हमारे स्किन पे कहीं पे भी निडल लगा दे खून निकलना तय है? क्या इतनी सी बात से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी के हर एक सेल तक खून पहुंच रहा है? यस। तो ये काम हुआ कैसे? तो इसके लिए हमारे बॉडी में एक बहुत कॉम्प्लेक्स आर्टरीज और वेन्स का एक पूरा जाला नेटवर्क फैल रखा है, कैपिलरीज एज वेल, ओके, जो यहां तक पहुंचती है। और इनके सहारे इन सभी तक खून पहुंचता है। और बस पहुंचता नहीं है, वहां से वापस आता भी है। सुनना ध्यान से। अब पिछले जब टॉपिक में हमने रेस्पिरेशन की बात की, तो रेस्पिरेशन में हमें समझ में आया कि हमारे खून के अंदर ही आरबीसी, रेड ब्लड कार्पिस्कल्स के अंदर एक हीमोग्लोबिन नामक चीज है।
विच इज ऑल्सो अ रेड कलर पिगमेंट बेसिकली, और उसी के कारण हमारा खून लाल दिखता है। उस हीमोग्लोबिन के ही मदद से जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो हो पा रहा है, बराबर बात। या मैं ये बोलूं वो हीमोग्लोबिन ही वो चीज है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को खून में लेकर के जा रही है, हर सेल तक वापस लेके आ भी रही है। मैंने हीमोग्लोबिन की गाड़ी बोला था, उसको याद है कि नहीं? गाड़ी में बैठ गया, ऑक्सीजन उतर गया, कार्बन डाइऑक्साइड, याद है सब? कहाँ पे होगा एक्सचेंज? अल्वियोलाई में, और दूसरा सेल में होगा कि नहीं होगा? तो खून इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्योंकि खून के अंदर ही उसकी गाड़ी है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसमें बैठ करके वो हर एक सेल तक पहुंचने वाले। और क्योंकि एनर्जी बनाने का कोई स्पेसिफिक प्लेस हमारे बॉडी में नहीं है, बॉडी के हर एक सेल में ही एनर्जी बनने वाली है, तो हर एक सेल तक ऑक्सीजन का पहुंचना भी जरूरी है। क्योंकि हम तो पढ़ लिए ग्लाइकोलिसिस करना है, टीसीए साइकिल करनी है, टीसी चेन रिएक्शन करनी है, ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा ना। और ऑक्सीजन आ भी गया, एनर्जी बन भी गई, तो साथ में बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके भी तो जाना है ना बॉडी के बाहर ना। तो हर एक सेल से कौन लेके जाएगा? तो हर एक सेल तक हमने एक रास्ता पहुंचा दिया खून की मदद से, नलियों की मदद से, खून के नाड़ियों की मदद से, और उस खून में एक गाड़ी लगा दी हीमोग्लोबिन नाम की, जो उस सबको लेके आती है, जाती है, छोड़ने का काम करती है, लाने का छोड़ने का, बराबर। इतनी बात क्लियर? अब समझो हिसाब ध्यान से। तो खून एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से हम बोलेंगे ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल कर पाते। और इंपॉर्टेंट पार्ट बोलूं, अकेला ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा क्रेडिट देके चलेगा क्या? वो ग्लूकोज कहाँ से आया? वो भी तो खून से ही आया। जब हमने खाना खाया, खाना पचाया, डाइजेशन हुआ बेटा, असिमिलेशन ऑफ फूड, जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होके कहाँ पे गए? खून में गए, ब्लड में गए। क्यों? वहां पे क्यों ले जाना था? उन्हीं को तो पहुंचाना है ना हर एक सेल तक वापस। वो भी पहुंचेंगे, फिर वो राह देखेंगे ऑक्सीजन की, चल तू भी आ गया, चल एक काम करते, ऑक्सीडेशन कर लेते हैं मिल करके और एनर्जी बना देते हैं। उसी की बदौलत हम इतनी बात कर पा रहे, चल पा रहे, घूम पा रहे, हाथ उठा पा रहे, डांस कर पा रहे, सब कर पा रहे, ठीक है। वॉट एवर वी डू, मैंने बोला बिल्कुल एक उंगली को भी टेढ़ा करने में, इतना सा करने में भी हमें एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी का कुछ होने वाला, बिना एनर्जी का कुछ नहीं होला। फॉर एवरी स्मॉल एंड लिटिल वर्क डन, फॉर एवरी बिग एंड स्मॉल वर्क डन, वील हैव टू यूटिलाइज एनर्जी, यानी कि एटीपी की ज़रूरत है। और ये एटीपीज हमको बना करके देने की प्रक्रिया हमने समझ ली है बेटा रेस्पिरेशन के टॉपिक में। अब उसके सहारे हम सर्कुलेशन को भी समझ रहे हैं। अब समझो ध्यान से सिस्टम कैसे चलता है, ठीक है। पहले तो अपन कुछ रफ डायग्राम की फॉर्म में इसको समझ लेते हैं। इसकी अच्छी डायग्राम आती है वैसे मार्केट में, ठीक है, जो भी हम नहीं निकालेंगे उसमें समय ज़्यादा जाता है, लेकिन वादा है आपको समझ में पूरा आएगा, ठीक है। मैं बक्से के जैसा हार्ट बनाऊंगा, हार्ट बक्से जैसा होता। हार्ट का एक अपना शेप है, आपको देखना है कि हार्ट कैसे दिखता है, मतलब इन साइज, हाउ मच इन वॉल्यूम। तो आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से अपने अंगूठे को रख करके दोनों फिंगर्स, चारों फिंगर्स को ऐसे मोड़ लो। ये जो शेप आपको नजर आ रहा है बेटा, और जो आपके मुट्ठी का ये फिस्ट का वॉल्यूम जितना रहेगा उतना बड़ा लगभग एवरेजली आपका खुद का हार्ट रहेगा, हर किसी का नहीं। अब मेरी मुट्ठी जितनी है इतना ही मेरा हार्ट भी होगा, देखते किसका दिल बड़ा है। ओके, सो यू कैन देखना, ये प्रॉपर शेप आ रही है तेरे को, यही हार्ट की होती है, ठीक है। ये पार्ट लेफ्ट में थोड़ा झुका हुआ है, देख दिस पार्ट, ठीक है। तो ये ऐसे देख रहा हूं मैं, हार्ट इधर, बर्बाद जिंदगी नहीं होता, ठीक है। किधर होता है? सेंटर में होता है बेटा, ठीक है। पोजीशन डिस्क्राइब करें हार्ट की, कहाँ पे होता है? यस, दो लंग्स के बीच में, स्टर्नम बोन के नीचे, ठीक है, उसके पोस्टेरियर में, और थोड़ा सा उसका लोअर पार्ट लेफ्ट की तरफ झुका हुआ, ये होती है हार्ट की पोजीशन। और हार्ट हमारा धक धक नहीं करता है, लपटप करता है, ठीक है। साइंस ने इसको धक धक बोलने का, तू धक धक बोलेगा प्रोफेसर ठप ठप मारेगा, ठीक है। तो साइंस को पसंद नहीं है धक धक भाई, उसकी साउंड जो है वो डिस्क्राइब की गई है लपटप, ठीक है।
तो लब डब जो है आपका हार्ट जो है, अच्छा इसके बहुत सारे साउंड होते हैं, बस लब डब नहीं होता, घुर्र घुर्र भी होता है, ठीक है, शुर शुर भी होता है, ओके, डुर्र डुर्र भी होता है, मजाक नहीं कर रहा, ये सब जाओ जाके इंटरनेट पे पढ़ के आओ, ठीक है। तो ये अलग अलग साउंड्स आपको हार्ट के अलग अलग पोजीशन पे सुनाई देते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में डॉक्टर इसको सुनते हैं, उसके सबके अलग अपने नाम स्टडीज़ है, वो आप मेडिकल साइंस में पढ़ोगे ना। मैं मेडिकल साइंस का बंदा हूँ तो मैं भी इतना बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ ऐसा सब कुछ है। वैसे मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, बट आई टीच बायोलॉजी एज वेल, मेरे को खुद को बहुत पसंद है। तो बात करते हैं अभी सर्कुलेशन की, और खास करके डबल सर्कुलेशन की, ओके। हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे ब्लड प्रेशर भी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण ये सब प्रोसेस चलती है, ओके। आपको बहुत मजा आएगा, ध्यान दो सारे, कौन से मैंने बोला, ध्यान दे। अपन बनाएंगे नकली हार्ट, कैसा नकली हार्ट, ठीक है, हाँ ये एकदम डमी हार्ट, ठीक है। ये देख अपन हार्ट को बना रहे ऐसे, ये अपना हार्ट है, किस किस को दिख रहा है हार्ट, ये इतना गंदा हार्ट सर, छी 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 छी, कभी नहीं देखा हमने, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा वाला भी मेरे को आता, ठीक है। 2-3 डायग्राम में निकले, आपको समझ आ गया, सर डायग्राम तो बना लेते हैं, अच्छी है ना, हाँ रेस्पिरेशन की, इसकी उसकी बनाइए ना, एक्सप्रेशन की बनाऊंगा, लेकिन हार्ट की बनाने में समय ज़्यादा जाएगा, उस कारण से मैं नहीं बना रहा हूँ। उसकी शॉर्टकट टिक्स वगैरह भी है जो हम बाद में पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेशन के टाइम पे। अभी ध्यान दो, अभी हमको समझना ज़रूरी, कॉन्सेप्ट ज़रूरी, बस। ये अपना हार्ट है, हार्ट में कितने चेंबर बेटा, 4 चेंबर, इतना तो सबको पता है, बहुत बेसिक में जाने की ज़रूरत। अच्छा, नलिया 2 तरह की है, हमें बहुत गंदे वर्ड जिसको नलिया वगैरह से सुनेगा कोई तो पेरेंट देख के बोलेगा ये क्या पढ़ा रहे। पाइपलाइन 2 तरह की है, एक है आर्टरी, दूसरी है, थोड़ा सा उनके बारे में पहले डिस्क्राइब करूँ ताकि बाद में समझने में आसानी हो। आर्टरीज थोड़ी सी डायमीटर में बड़ी होती है वेन्स के कंपैरिजन में, और हम देखेंगे हमारे बॉडी में मोस्टली आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही होगी, ठीक है। इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड मोस्टली वेन्स विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कबीर ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और डीऑक्सीजन, डी मतलब निकाल देना किसी चीज को, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं है मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे समझने का इसको। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। तो मोस्टली हमारे बॉडी में पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन को छोड़ करके, वो क्या होता है यहाँ पे समझाता हूँ, टेंशन लेने का नहीं, हाँ। तो उनको छोड़ करके सभी हमारी आर्टरीज जो है मोस्टली क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। ऐसा क्यों सर, आपका हर एक क्यों आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान बहुत अच्छे से देना है लेक्चर में, इधर उधर बिल्कुल देखना नहीं है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हार्ट के साथ लंग्स, क्योंकि ये पूरी सिस्टम ऐसी नहीं अकेली चल रही है, इसके साथ बहुत सारी पूरी बॉडी जुड़ी हुई है, सब कोऑर्डिनेशन में काम चलता है। मैं बताया ना, कोई सिस्टम अकेली काम नहीं करती सेपरेटली, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सबका अपने साथ रिश्ता है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है, और सब कोऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं, ठीक है। हमें एक चैप्टर भी पढ़ना है सीबीएसई में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का। चल अब यहाँ पे मान ले बेटा, ये है लंग, ये क्या है बेटा, ये लंग्स है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ लंग्स, ये हार्ट है अपना, ठीक है, ये हार्ट है अपना, परफेक्ट। ये हमारी बची हुई पूरी बॉडी है, ये क्या है बेटा, सर क्या डायग्राम निकाल रहे हो, ऐसी भी कोई बॉडी होती है, ये बॉडी है सर, इससे मतलब क्या, हमारी पूरी बॉडी जिसको खून पहुंचेगा, ठीक है। बहुत सारे रास्ते निकलेंगे खून के, एक नहीं, एक पाइप नहीं जाएगा, एक पाइप के 2 बने, 2 के 4 आर्टरी, से बहुत सारे, फिर आगे जाके ब्लड कैपिलरीज तक एंड होके, ऐसे पूरी सिस्टम हमारे बॉडी में पूरी फैली हुई है। तो ये बॉडी हमने मान ली, ठीक है। अब समझो हिसाब किताब सर्कुलेशन का, अब समझो हिसाब किताब, ध्यान दे बेटा, मैंने बोला ध्यान दे। अब देख बेटा, यहाँ पे जर्नी वापस रेस्पिरेशन से लेके आते हैं, हमको बॉडी में हर एक सेल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है, हमारा ये गोल है। सर क्यों, एनर्जी बनानी है, बस खत्म खेल, फाइनल वही है अपना मोटो। ये पूरी जिंदगी भर की जद्दोजहद में बोलूंगा इसी में आकर के समाप्त होती है। सब मेहनत कर रहे, पैसा कमा रहे, खाना खा रहे, काहे के लिए, एंड सोचो यार, एंड सोचो। बहुत सारी वेल्थ भी कमा लोगे, लेकिन हेल्थ, पैसा कमा लिया लेकिन जी नहीं पाया, क्या करा, है क्या कोई मतलब है क्या कोई, यार बताओ यार, यस और नो, नहीं है ना। तो जीने के लिए चल रहा है सब, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए चल रहा है सब, और एंड में जाके घर पे
चाहे कितना पैसा कमा ले, चाहे कितनी दौलत बना ले, कितनी शोहरत हासिल कर ले, खाना नहीं खाना मेरे को, मैं बस पैसा खाऊंगा, जी पाएगा? लाइफ जॉयफुली एंजॉय कर पाएगा? खाना सबको खाना, अब बता यार, यस और नो, खाना सबको खाना? कोई बता दे मेरे को, सर मैं खाना नहीं खाऊंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा। आई विल गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ, ऐसा नहीं है, ठीक है, पैसे भी जरूरी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट एज वेल, ठीक है? आप बच्चे, आपको समझ आना चाहिए, आगे आप सब यू विल गो इनटू योर लाइफ, आप सब भी फिर कमाने के पीछे लग जाओगे। अभी तो माँ बाप के पैसे उड़ा रहे हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, ठीक है? बाद में करना पड़ेगा, सबको करना है ना? तो एनीवेज, तो एट द एंड गोल हमारा है ना, खाना खाना सबका है कि नहीं है? क्लास हो जाएगी, घर जाओगे, सब खाना खाएंगे, दबा के खाएंगे। सर खाएंगे क्या मतलब, बोले तो बिल्कुल खाओ। क्यों खा रहे हो भाई? खाना छोड़ दो, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों खाना है साक्षी? खाने का कुछ तो होगा मोटो, बस टेस्ट के लिए कोण कोण खाता है? सर मी फक्त जिभेसाठी खातो. म्हणजे काय? चव सर, चव. जेवण बिवण आपल्याला आवडत नाही, आपण फक्त चवेसाठी खातो. आहे का असं कोणी? एनर्जी मिलती है, खाना खाओगे तभी जिंदा रह पाओगे. एंड गोल एनर्जी बनाना है, सब उसके लिए चल रहा है. एट लास्ट दिमाग में बात आ रही है क्या? कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट सर बता रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है. ध्यान दो बेटा, मैंने बोला तो वो एनर्जी बनानी है, तो उस एनर्जी को बनाने के लिए हमने समझा है वो सेल में बनेगी, और सेल तक खून जाना ज़रूरी है ताकि वहाँ तक ग्लूकोज भी पहुँच पाए और उसको ऑक्सीडाइज करने वाला ऑक्सीजन भी पहुँच पाए. बाकी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलेगा वो भी उससे ही निकलेगा. बोलो काम की चीज़ें भी उससे जानी है और हार्मफुल और वेस्ट चीज़ें भी उससे ही निकलनी है. समझाता हूँ, सुनो. तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मान ले हार्ट के पास आ गया. किसके पास आ गया? हार्ट के पास आ गया. अब ये डायग्राम एक्यूरेट नहीं है, मैं सामने से बता रहा हूं. ब्लड एक्चुअली इधर से आता है तो वापस ऊपर की तरफ जाता है फिर, ठीक है, आर्टरी में. मैंने ऐसा कोई स्ट्रक्चर यहां पे बनाया तो मैं थोड़ा नॉनसेंस चीज बता रहा हूं यहां पे, लेकिन आपको समझ आएगी. सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है. बस इस डायग्राम पे मत जाओ, मेरे को बोलना क्या है, कंटेंट पे जाओ, डायग्राम पे मत जाओ. और ये ऐसा नहीं कि ऋषि सर पढ़ा रहे, ठीक है, यूट्यूब पे जाना. बहुत बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर साहब है, ठीक है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ाते हैं. पोस्ट ग्रेजुएट समझते हो, 15वीं होने के बाद 16-17, वो रिकमेंड करते हैं हार्ट को इस तरह से पढ़ाना. तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वैलिड, झूठ लगेगा तो मैं सेंड कर देता हूँ वीडियो आपको, ठीक है. तो यार सुनो ध्यान से, ये हार्ट के पास लंग से होकर के मान ले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया. अब मैं तुरंत नहीं ड्रॉ करूं, मेरे को पल्मोनरी आर्टरी वाला आपको सिलसिला समझा नहीं, इसलिए मैं उसको थोड़ा बाद में रखता हूं, ठीक है. लेकिन आप इतना समझ लो, हार्ट के पास वो ब्लड, मतलब लंग से हार्ट के पास ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर के, लंग से ही आएगा ना, क्योंकि जो ब्लड घूमता हुआ लंग में आ चुका है, लंग के अल्वियोलाई की तरफ वो गोल घूमेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डाल देगा अल्वियोलाई में, कौन? हीमोग्लोबिन. और ब्लड में ही है ना हीमोग्लोबिन, और उस सांस लिया हुआ अल्वियोलस से क्या करेगा, उसके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में ले लेगा. और वो जो ब्लड में आया हुआ सब ऑक्सीजन है, सब अल्वियोलाई, हजारों अल्वियोलाई सब मिल करके वो लेकर के सब ऑक्सीजन, वो ब्लड आगे जाएगा. आगे कहां पे जाएगा? सीधा बॉडी पे नहीं जाता, आगे जाता है किसके पास? हार्ट के पास. अब सर सीधा बॉडी में क्यों नहीं लेके जाते उसको, ऑक्सीजन के वाले ब्लड को? बेटा उसके पास प्रेशर नहीं है, उसके पास वो ताकत नहीं है, वो फोर्स नहीं है कि अकेला ब्लड पूरे बॉडी तक पहुंच जाए. तो उसको पंप करना पड़ता है, उसको प्रेशराइज करना पड़ता है. आ रही है बात समझ? तो उसको पंप कर देंगे बॉडी में. बेटा ये जो हमारा हार्ट है ना, ये पूरा मस्कुलर ऑर्गन है. कैसा है? मस्कुलर, कार्डियक मसल से बना हुआ है, उसको नाम है कार्डियक मसल. तो वो मस्कुलर ऑर्गन है पूरा, वो पूरा फ्लेक्सिबल है, अपने आप को पूरा ऐसे शेप कर सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सकता है. तो जब वो ऐसे ऊपर का पार्ट उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड को पुश करता है, फिर वो ऊपर वाला रिलैक्स होता है, नीचे कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वो ऊपर वापस धकेलता है और बॉडी तक जाता है ब्लड. ये सिलसिला. तो ऐसे धक 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 ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक. ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, धक धक धक. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दो चीजें होती है.
आ रही है बात समझ? उसी की बीट्स आपको सुनाई देती है, सीने की धड़कन। अब वो पंप किया हुआ ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड है, कैसा है? अब क्योंकि पंप किया है सर, और जैसे पंप बैठा वैसे उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो वो प्रेशर होता है करीब करीब 120 mm ऑफ Hg। कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं इसको बायोलॉजी की भाषा में, ठीक है। अब ये जो है प्रेशर, ये जो है झेलने के लिए इतना प्रेशर, थोड़ा पाइप बड़े आकार का चाहिए, इसके लिए आर्टरी बनाई गई है। तो आर्टरी से जो ब्लड जाएगा हमारे बॉडी की तरफ, इसमें प्रेशर लगभग 120 mm ऑफ Hg, मर्क्यूरी के लेवल पे मेजर करते हैं हम प्रेशर को, ठीक है, इतना रहेगा। तो आर्टरी कैसी है? थोड़ी सी मोटी है, ताकि आर्टरी की वॉल थोड़ी थिक होती है, ताकि इस प्रेशर को सस्टेन कर पाए, झेल पाए। नसों के अंदर इतना प्रेशर डाल दो फट जाएगी। आ रही बात समझ? तो इसलिए आर्टरीज मैंने बोला थोड़ी सी डायमीटर में बड़ी होती है, थिक होती है और डीप इनसाइड होती है। ऊपर ऊपर जो दिखती है नसें होती है, वो वेन्स होती है। ओके, वेन्स नहीं दिख रही सर, बोले क्या वो पक्कड़ जैसा बच्चे लाते ना, देख, हाँ क्रीपर वगैरह, देखो लड़कियों को पता है, बोलो अच्छी बात है। तो आई बात समझ? तो इसलिए ये ब्लड जो कि प्रेशराइज हो रखा है, हार्ट ने पंप कर रखा है, प्रेशर अब पंप किया तो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। लगभग कितना होता है? मैंने बोला 120 mm ऑफ Hg, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहां से कहां पे जाएगा? फिर आर्टरी में जाएगा। आर्टरी से फिर ये जाएगा, आर्टरीज के और बहुत सारे छोटे छोटे पाइपलाइंस निकलेंगी और उसके कैपिलरीज बनेगी, फिर जाके वो पूरे हमारे बॉडी तक पहुंच जाएगा। क्लियर? बॉडी तक पहुंचना मतलब हमारे बॉडी की हर सेल तक पहुंच रहा है, ताकि वो उससे क्या कर पाए? उस ऑक्सीजन को लेकर के, ग्लूकोज को लेकर क्या कर पाए? एनर्जी बना पाए। क्या कर पाए बेटा? तो यहां पे जो ब्लड आया, ये कैसा आया? ऑक्सीजनेटेड आया। यहां पे ब्लड कैसा आया? ऑक्सीजनेटेड आया। एरो के ऊपर दिखा दिया मैंने, ठीक है। यहां पे जो ब्लड आया वो कैसा आया? ऑक्सीजनेटेड। इसकी डायरेक्शन भी देखो। क्लियर? इतनी चीज समझ आ रही है? स्टेप बाय स्टेप समझना, बिल्कुल ध्यान भटकना नहीं चाहिए। यहाँ पे ध्यान दे बेटा, मैंने बोला ध्यान दे। तो 120 mm Hg ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, हार्ट से आया बॉडी की तरफ। क्लियर? आर्टरी के द्वारा। अब ये प्रेशर, अब देखना आप, ये ऐसा नहीं है ना भाई, मैंने यहां से प्रेशर लगाया तो पाइप से घूमते 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 एंड में उतना ही प्रेशर रहेगा, नहीं। वो ब्लड घूम के आते 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 उसकी एनर्जी, फिजिक्स के लॉ है भाई, एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, तो इसका प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। तो जब तक वो ब्लड बॉडी में फैल जाता है हर जगह पे, तो प्रेशर उसका ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब मान लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 वाला ब्लड आया, बॉडी में यूटिलाइज हो गया, बॉडी में हर सेल तक पहुंच गया, सेल ने उस ऑक्सीजन को लेकर के क्या कर लिया? एनर्जी बना ली। अब सेल ने तो एनर्जी बना ली, बराबर। बॉडी के हर एक सेल ने इस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूटिलाइज किया, मतलब क्या किया? उसका ऑक्सीजन ले लिया और उससे क्या बनाई? एटीपी बनाई। वो प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने उस प्रोसेस में पढ़ा कि उसी के साथ, उसी प्रोसेस के दौरान कुछ बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। उसका क्या करेंगे? अब वही हीमोग्लोबिन की गाड़ी जो उसको ऑक्सीजन देने आई थी, वो ऑलरेडी बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में ले लेती है और आगे चलती है। तो फिर यही ब्लड यहाँ पे घूमता घूमता, क्योंकि पूरे बॉडी में आ गया, तो उसका प्रेशर डिक्रीज होकर अब हो जाता है लगभग 80 mm ऑफ Hg तक। कितना हो जाता है डिक्रीज होके? अब वो जो 80 mm ऑफ Hg का प्रेशर के साथ जो ब्लड आगे जाना है, क्योंकि अब उसके अंदर का ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया, अब उसके अंदर कौन आ चुका है? अब उसके अंदर आ चुका है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूटिलाइज कर रहे हैं ना बॉडी ने, सेल्स ने सभी, उसके अंदर क्या डाल दिया? CO2 डाल दिया। अब ये जो ब्लड बना, इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड। और ये अब क्योंकि प्रेशर कम है, तो बड़े पाइप लगाने की जरूरत, फालतू में बॉडी बड़ी बनाने की जरूरत, भगवान ने बराबर हर एक चीज को सोच के बनाया ना। तो फिर उसने क्या कर दिया? यहाँ पे इसको पाइप को छोटा रख दिया, पाइप को थोड़ा क्या किया? छोटा रख दिया, इससे पतला रख दिया, और इसके अंदर थोड़ा सा, वो हम थोड़ा आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, इसके अंदर एक बेसिकली वॉल्व का सिस्टम भी होता है, ताकि वो रीच कर पाएगा, ओके, आगे आगे बढ़ पाए स्टेप बाय स्टेप, तो वो भी एक सिस्टम रहता है। खैर, तो ये फिर प्रेशर डिक्रीज होकर के आ जाता है लगभग, मैंने बोला कितना? ये वेन है 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। इतना प्रेशर हो जाता है, कम होकर के आ गया प्रेशर ना, घूमते घूमते बॉडी में। अब ये प्रेशर के साथ बेटा ये आगे चलेगा कहाँ तक? हार्ट तक या लंग तक? ऑक्सीजन भरने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? लंग्स में ना? नहीं जाता, लेकिन यही तो दिक्कत है, हार्ट तक जाता है। मेरे को पता है सब बच्चे लंग आंसर देंगे। ये जाता है वापस हार्ट के पास। सुनना ध्यान से बेटा, मैंने बोला ये गया कहाँ पे? हार्ट, वापस हार्ट के पास चला गया। सर आप बोलेंगे क्यों? अरे भाई ऑलरेडी इतना प्रेशर कम हो चुका है,
और उसको लंग में भी गोल गोल घुमाना है हर एक अल्वियोलस में, ब्लड रुक जाएगा रास्ते में, आगे जा ही नहीं पाएगा, उसको और एक बार पंप देने की जरूरत, तो उसको वापस पंप दिलाने के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके जाया जाता है, ठीक है। और यहां पे वापस एक बार दूसरे साइकिल में इसको पंप करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाया जाता है लंग्स के पास। तो अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना भाई। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट ने पंप किया और पंप करके कहां पे लेके गया, लेकिन सर पंप किया तो वेन तो फट जाएगी, क्योंकि पंप करने की तुरंत बाद प्रेशर कितना हो जाता है 120 mFHg, इसलिए यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए भी आर्टरी बिठा रखी है। और ये है एक्सेप्शन जहां पे हमारे पूरे बॉडी में आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, लेकिन एक ही आर्टरी ऐसी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है हमारे बॉडी में। आ रही है बात समझ? आया समझ? ध्यान में आया एक्सेप्शन क्या है? कोई पूछ लेगा हमारे बॉडी में कौन सी आर्टरी है जो अकेली है पूरे बॉडी में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? और इस आर्टरी में क्योंकि आर्टरी है प्रेशर से सस्टेन कर सकती है। अब प्रेशर कितना है 120 mm ऑफ Hg, बराबर इतना प्रेशर है, लेकिन ब्लड कौन सा है अब इसके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि वो ब्लड लेकर के जाना है मेरे को कहां पे, लंग्स के पास। और लंग्स में अब वो प्रेशर वाला ब्लड बराबर गोल घूमेगा सब अल्वियोलस के आसपास पूरे दोनों लंग्स में, और घूम करके साथ में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर लेगा, पूरा ऑक्सीजन ले लेगा, ब्लड में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा, सिखाया था ना ये। और साइमल्टेनियसली ये जो खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है वो अल्वियोलस में डाल देगा, फिर जब हम एक्सेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बाहर निकलेगी। क्लियर? आई बात समझ? तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन बनाएगा, लंग बनाएगा, और इसको लेके आएगा वापस कहां पे, हार्ट के पास। लेकिन सर ऑलरेडी यहाँ पे पंप हो चुका है, तो वो प्रेशर डिक्रीज हो करके लगभग 80 mFHg तक आ जाएगा, तो अब उसको मोटे पाइप की जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पे वापस क्या लगा दी, यहाँ पे हमने वेन लगा दी। यहाँ पे क्या लगा दी, और इस वेन में अब क्या आ रहा है बोलो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। इसका प्रेशर कितना रहेगा, 80 mFHg के आसपास रहेगा। अब डिक्रीज ये घूम के कम हो के आया ना लंग्स के अंदर। आ रही है बात सुन? तो ये वो वेन है पल्मोनरी वेन जो अकेली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। तो वेन्स हमारे बॉडी में हर जगह पे क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आया एक्सेप्शन समझ? और फिर ये वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आएगा, हार्ट पंप करेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी की मदद से बॉडी में जाएगा, बॉडी ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगी, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, पाइप पतला लगा दिया, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वापस गया हार्ट के पास, हार्ट ने पंप लगाया, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर सस्टेन करने के लिए आर्टरी चाहिए, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन लेने की लंग्स के पास गए भीख मांगने को, लंग्स ने ऑक्सीजन डाला ऑक्सीजन डाल के प्रेशर अब थोड़ा डिक्रीज हो गया, 80 mFHg तक आ गया, प्रेशर कम है, वेन में काम हो जाएगा, वेन बिठा दी, पल्मोनरी वेन, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस हार्ट के पास आया, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने पंप करके वापस बॉडी को लेके गया, और ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। ये 2 बार हो रहा है सर्कुलेशन, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अरे यस और नो? समझ में आया? दिस इज हाउ आर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन प्रोसेस वर्क्स। इंटरेस्टिंग है? समझ में आया? नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है। अभी याद आया, मैं बता रहा था आपको ब्लड प्रेशर की कंडीशन के बारे में, है ना। 2 कंडीशन होती है, एक होता है हाइपरटेंशन, एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन बोलते तो क्या, जब ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ लेते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। ब्लड प्रेशर बढ़ता जब है, इस कंडीशन को हम मतलब बढ़ गया, मतलब कब समझेगा बढ़ गया सर, हमारी जो नॉर्मल रेंज है विच इज 80-120, 80 120 120 80, जो भी आप बोलो, सिस्टोलिक डायस्टोलिक सिस्टोलिक, तो उससे अगर ज्यादा हो जाता है 120 से, तो आप बोलोगे हाइपरटेंशन है। अब एक्यूरेट 120 और एक्यूरेट 80 किसी का होता नहीं है, वो भी बता दूं। सब में थोड़ा कम ज़्यादा, बच्चों में भी थोड़ी अलग लेवल्स होती है, छोटे बच्चों में अलग होती है। हम ये एडल्ट पर्सन की बात करें, जैसे मैं खुद आई एम एन एडल्ट पर्सन, ठीक है। अब मेरे अंदर ये तरह के का, इसका जो यहाँ पे हमने पढ़ा, इतना लगभग प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। अगर कम ज़्यादा है तो मैं फिर हेल्दी नहीं हूँ नॉर्मली इतना होना चाहिए एक हेल्दी पर्सन का, ठीक है। अब एक्यूरेट ही 120 121 हो जाएगा, ठीक है, ओके ओके। 80 नहीं है, 84, ओके। 120 का 130 कर दो, नॉट ओके।
अब नॉट ओके, तब हाइपरटेंशन। तो अगर नॉर्मल रेंज से थोड़ा ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, HYPER, हाइपरटेंशन, यानी कि बेटा हाई ब्लड प्रेशर, इसको हाई बीपी, बीपी का मतलब ही क्या होता है ना, हाई बीपी 17 से हो हाई बीपी 17 से म्हणजे हाइपरटेंशन है, ठीक है। और सामान्य जनता हाइपरटेंशन वर्ड कहाँ से याद करेगी, हाँ तो हाइपरटेंशन नहीं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, सिलेबस में हाइपरटेंशन या मेडिकल टर्म्स में इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, नॉर्मल रेंज से ये कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, गिर जाता है प्रेशर नीचे, राइट, तो इसको लो बीपी बोलते हैं, जिसको नाम दिया गया है मेडिकल टर्म से हाइपोटेंशन, HYPO, हाइपोटेंशन, हाइपर एंड हाइपो। आ रही है बात समझ बेटा, ऐसा नो, ठीक है। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन क्लियर हो गया, कुछ नहीं है, हाई बीपी और लो बीपी की कंडीशन है। कोलेस्ट्रॉल आके यहाँ पे जमा हो गया बेटा, इकट्ठा हो गया। अब ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे आके इकट्ठा होने के कारण क्या हो जाएगा, ये जो ब्लड है ये अच्छे तरीके से आगे जा पाएगा क्या, नहीं ना, रोक लिया भाई इसको। यूं मान ले कि इतने से दरवाजे से तू निकल रहा, जा पाएगा आराम से, रोक रखा इधर को, जगह कम हो गई। ऐसे ही ब्लड को जाने के लिए जब जगह कम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल के कारण यहाँ पे ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, एक ऐसा मटेरियल है जो यहाँ पे आकर के जमा हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, तो ब्लड अच्छे से फ्लो हो नहीं पाता है, जिसके कारण से ब्लड का फ्लो अगर यहाँ पे कभी रुक गया, पूरा ब्लॉक हो गया, रुक गया, तो ब्लड आगे जा नहीं पाएगा और तुम हार्ट अटैक से मर जाओगे, ठीक है। अब इसके लिए सर्जरी के उपाय भी है। डॉक्टर एक बहुत बढ़िया सर्जरी करता है जिसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। क्या बोलते हैं, आपको उसका मतलब समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, करना है तो ये शूट करना, ये इंपॉर्टेंट है डॉक्टर एक बाईपास सर्जरी नाम की एक सर्जरी करता है, तो कितना होशियार है भाई इंसान बाईपास करने का मतलब क्या था देखो, ठीक है, क्या करेगा ये आके, ये ब्लॉक यहाँ पे हो चुका है, बार बार निकला, इंसान क्या खाना भी कंट्रोल ला रहा, ये बार बार यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, आकर के बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है, सर वापस ब्लॉक हो गया, वापस दूसरा अटैक आला, तीसरा शेवटचा काय करूँ, गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला बाईपास कर ले, जी जाएगा, नहीं मरेगा। क्या करेगा बाईपास में डॉक्टर, यहाँ से पाइप कट करेगा, यहाँ से भी पाइप कट करेगा, इधर का पाइप लेके आएगा, इसको कनेक्ट, इधर का पाइप लेके आएगा इसका, जिधर ब्लॉक हो रहा है वो रास्ता ही खत्म, रास्ता ही हमने बदल दिया, बे नया पाइप बिठा दिया। इस चीज को बोलते हैं, क्या हुआ समझे ना आप, ये पाइप था आपका ओरिजिनल, ये ओरिजिनल पाइप था, इस ओरिजिनल पाइप में क्या हो गया, ब्लॉकेज आ गया यहाँ पे। डॉक्टर ने क्या बोला, एक काम करते हैं, इधर से जगह बना लेते, पाइप ला करके नया इधर कनेक्ट कर देते, हो रहा है ब्लॉक होने दो, खून इधर से जा करके इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो है इसको बाईपास बोलते हैं। तो बाईपास सर्जरी ऐसे होती है हार्ट की, ठीक है। ओपन हार्ट सर्जरी अलग है, उसमें हार्ट को चालू कंडीशन में, एक बड़ी प्यारी बात याद आती है कि किसने बोली थी, कहाँ पे बोलती, कब बोली थी मेरे को याद नहीं, बदली बात याद है क्या थी। गाड़ी ठीक करने वाला मैकेनिक जो होता है वो गाड़ी ठीक करता है, लेकिन गाड़ी ठीक करने से पहले, इंजन खोलने से पहले गाड़ी को बंद ज़रूर करता है, ऑफ करके फिर ठीक करता है ना बेटा। डॉक्टर ऐसा मैकेनिक है इस गाड़ी का जो चालू कंडीशन में, चालू गाड़ी में हमको ठीक करता है कि नहीं, बंद करके ठीक करने बोल उसको पर चालू ही नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर को भगवान मानते हैं लोग, है ना, एक नोबल प्रोफेशन है, एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, डॉक्टर आप जरूर बनना, आप में से बच्चे, ठीक है। यस, नहीं तो सबको इंजीनियर बनना है आज एनीवेज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। हाँ, यस, बिल्कुल रहता है, बस हार्ट के साथ नहीं, मैं ब्लॉकेज के साथ बोलूँगा, रिलेशन होता है। जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं जा पाता है, जब ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं, कहीं कहीं पे ब्रेन में मान ले कहीं पे गुठलियाँ बन जाती है, ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, तो ब्रेन में ब्लड हर पार्ट पे अच्छे से पहुँच नहीं पा रहा है, तो बॉडी को वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, नर्वस कंट्रोल हमारी डैमेज हो सकती है। तो कभी कभी आधी बॉडी बंद हो जाती है, ठीक है, हाफ बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन का वो हिस्सा, आधा हिस्सा, हमारे ब्रेन का राइट वाला हिस्सा लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन का लेफ्ट वाला हिस्सा हमारे राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो फिर ब्रेन में अगर ब्लॉकेज होते तो फिर हमको पैरालिसिस हो सकता है, और पैरालिसिस कंडीशन में हमारे नर्वस कंट्रोल रुक जाते, हमारी बॉडी जो है कुछ भी काम नहीं कर पाती उस कारण से। यस, बोलो, कुछ नहीं, ठीक, हाँ
हा पूर्ण एक वर्ड आहे. हा स्फिग्मोमॅनोमीटर. हा पूर्ण एक वर्ड है का विचारते. अरे मालूम तो होना चाहिए तेरे को, पढ़ाया भी था, तेरे को भी पढ़ाया था. तू सिरियस नव्हता त्यावेळी. हां ठीक है. स्फिग्मोमैनोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स ब्लड प्रेशर. ठीक है. यस ओके. आज के लेक्चर में ही रुकेंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो. गुड बाय.